हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम एक बार फिर बायो एनर्जेटिक्स के एक और दूसरे टॉपिक फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे। कल हमने जनरली डिस्कस किया था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो कल दो पाथवेज की हमने निशानदही की थी। ये सेल को ले लेते हैं, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, हमने बात की थी कि अगर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आता है तो सबसे पहला स्टेप जिसमें तकरीबन कोई 10 रिएक्शंस होते हैं और कोई 10 एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, जिसको हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस, वो कॉमन है। कॉमन का मतलब है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी है। दिस मीन्स कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें दो मॉलिक्यूल हमें पायरोवेट के मिले थे। अब पायरोवेट की किस्मत में क्या है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी पर। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे इस किस्म के मॉलिक्यूल और फर्दर रिएक्शन करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के, जिसमें फिर क्रेब्स साइकिल भी है, जिसमें ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, और हमने जो कहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन का प्रोसेस भी है। पर अगर फर्ज करें कि ऑक्सीजन नहीं है, इफ नो O2, तो क्या फिर भी ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे? जवाब है नहीं। फिर कहाँ रहेंगे? साइटोप्लाज्म में। अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, जान छूट गई। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो एरोबिक रेस्पिरेशन के बजाय एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच होंगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो अगला स्टेप है वो है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन का मतलब भी ये है कि अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो जो अल्टरनेट पाथवेज हैं एटीपी के हासिल करने के, उनकी तरफ स्विच होना चाहिए। तो हम चलते हैं, यूँ समझ लें कि फर्मेंटेशन की बात करते हैं। तो फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट्स इनटू। अब चूंकि दो किस्म की फर्मेंटेशन है तो यहां पर हम दो बातें रखेंगे। अगर बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की तो लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन की तो हमारे पास दूसरी चीज है लैक्टिक एसिड। अच्छा, फर्मेंटेशन विद ऑक्सीजन भी होती है, तो हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन तो हमने जनरली कहा था विदाउट ऑक्सीजन का, तो विद ऑक्सीजन फर्मेंटेशन कैसे हो सकती है? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, उसमें क्या होता है कि पहले इथाइल अल्कोहल बनेगा और इथाइल अल्कोहल के पास जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी तो ये इथाइल अल्कोहल बाद में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। ये जो विनेगर वगैरह की फॉर्मेशन होती है तो वो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन से प्रोसेस बनता है। तो इस तरह ये इथाइल अल्कोहल बाद में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन में चला जाएगा। तो हमारे पास यूँ समझ लें कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी मौजूद है और इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी मौजूद है और एसिटिक एसिड फॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन इसमें हमारे पास प्रेजेंस ऑफ O2 चाहिए। तो चूंकि हम बगैर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसलिए हम फिलहाल एसिटिक एसिड के फर्मेंटेशन की बात को छोड़ देते हैं, बाकी लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन के प्रोसेस पर आएंगे। सबसे पहले कि इस किस्म का प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस में नहीं होता। जब हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो सच मैकेनिज्म इज फाउंड इन ओनली इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इथाइल अल्कोहल का प्रोसेस लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिस तरह यीस्ट की कुछ स्पीशीज हैं एंड सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, इस किस्म का प्रोसेस हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। अच्छा, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो ग्लूकोज है फर्स्ट स्टेप तो कॉमन हो गया, ये ब्रेक होगा पायरोवेट में। तकरीबन 10 स्टेप्स और 10 एंजाइम्स इसमें अवेलेबल है, और उसके बाद पायरोवेट कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर हम लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की तरफ आए
तो ये प्रोसेस लोअर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह में मौजूद है, सर्टेन बैक्टीरिया। जिस तरह हमारे पास लैक्टोबैक्टर की कुछ स्पीशीज मौजूद हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को थोड़ा सा रिकॉल कर ले आप कि योगर्ट जो बनता है जिसमें मिल्क की यूँ समझ लें कि उसके अंदर जब लैक्टिक एसिड की फार्मेशन हो जाती है सर्टेन बैक्टीरिया की वजह से, तो ये जो दही जमने का प्रोसेस है ये बेसिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम की वजह से होता है। तो इस तरह यूँ समझ लें कि सर्टेन बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड की फार्मेशन के प्रोसेस में जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सेसिव यूँ समझ लें कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमारी एटीपी की डिमांड पूरी कर सके। तो इवन हमारे मसल्स में भी लैक्टिक एसिड फार्मेशन होती है जिसकी वजह से हम फटीग का शिकार होते हैं। तो यूँ समझ लें कि मसल्स। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या है कि फर्स्ट स्टेप वही यूनिवर्सल के ग्लूकोज ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट्स में और बाद में ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। इस प्रोसेस के अंदर कोई कार्बन के रिलीजिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, यहाँ पर कार्बन रिलीज हुई है। तो ये जो C3 कंपाउंड है दैट टर्न्स इनटू C2 कंपाउंड, उसके मुकाबले में पायरुवेट भी C3 कंपाउंड है और उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी C3 कंपाउंड है, सिर्फ इसमें NADPH का इस्तेमाल होगा। अब इन दोनों के प्रोसेस को ले आते हैं कि इथाइल अल्कोहल की फार्मेशन किस तरह होती है और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व हैं और इसी तरह लैक्टिक एसिड की फार्मेशन में कौन से रिएक्शन से इन्वॉल्व हैं। तो अब हम इन दोनों के प्रोसेस में चलते हैं। थोड़ी सी अगर डिटेल में बात करें तो इथाइल अल्कोहल की फार्मेशन का प्रोसेस सर्टेन यीस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया में होता है, लेकिन इनके लिए वहां पर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर की जाती है। इवन जो इथाइल अल्कोहल है वो भी इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ये इनके किसी काम का नहीं। इस इथाइल अल्कोहल को हम मुख्तलिफ यूँ समझ लें कि प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बेवरेज इंडस्ट्री में हम वाइन वगैरह अल्कोहल वगैरह बनाने के काम में इस्तेमाल करते हैं जो कि एज अ ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है एक्सेट्रा। उसके साथ साथ हम यूँ समझ लें कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं जो कि पेस्ट्रीज और केक्स होते हैं, उनके अंदर इन सर्टेन बैक्टीरिया और यीस्ट के इस्तेमाल से जो कार्बन के बबल्स निकलते हैं तो ये इनको सॉफ्ट बनाते हैं, बबल्स पैदा करते हैं, जिस तरह पेस्ट्रीज और केक्स के वैल्यूज बढ़ जाते हैं और उनके अंदर टेस्ट डेवलप होता है। हाल बताओ उनके अंदर ये अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ही कम मिकदार में होती है, अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो अल्कोहलिक बन जाएगा। तो इस तरह ये जो इथाइल अल्कोहल के फार्मेशन का प्रोसेस जिन बैक्टीरिया और जिन फंजाई में हो रहा है उनको सवाए 2 ATP देने के और कोई काम नहीं करता, तो उनके लिए ये अल्कोहल भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किया जाता है। अच्छा, अगर हम इनको कमर्शियल बेसिस पर प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कोई ऐसे यूँ समझ लें कि बर्तन लेना पड़ेगा लकड़ी का या किसी और चीज़ का जिसमें बाहर से कोई गैसेस अंदर की तरफ ना आ पाए। हाल बता कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि जैसे ही अल्कोहलिक फार्मेशन होती है इस किस्म के मोलेसेस में ले लें या ग्लूकोज में ले लें, कोई भी शुगरी सोल्यूशन ले लें जिसके अंदर इस किस्म का प्रोसेस होता है, तो ये बहुत सारी मिकदार में मात्रा में क्वान्टिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी न किसी तरीके से हम बाहर रिलीज करते रहते हैं। चूंकि अगर कार्बन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर इनका मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाएगा, तो इस हवाले से हमें कार्बन रिलीज करना पड़ता है। पर इसको हम इस तरह रखेंगे कि कोई बाहर से गैसेस ना आए, अगर बाहर से ऑक्सीजन आएगी तो ये एनारोबिक प्रोसेस शट डाउन हो जाएगा। इसलिए अगर हमें अल्कोहल की प्रोडक्शन लेनी है तो इस तरह की प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी चीज, ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लेता, 30 to 72 आवर्स की कहानी है, यूं समझ लें 1 दिन से 3 दिन, यानी कि फर्ज करेंगे जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसको हम आर्टिफिशियली डेवलप करवाते हैं, तो ये यूं समझ लें 1 to 2 डेज या 3 डेज की स्टोरी है। और उसमें ज़्यादातर टेम्परेचर हमें 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये वो आइडियल टेम्परेचर है इन सर्टेन बैक्टीरिया और यीस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो जो कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर 21 से 26 चाहिए और 2 से 3 दिन की कहानी है। बाहर से गैसेस नहीं आनी चाहिए, इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वहाँ से जो अल्कोहल बनता है उसको हम बहुत सारे यूँ समझ लें कि अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जिस तरह साइंस में इसको एज यूँ समझ लें कि हम केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
एज अ सॉल्वेंट के तौर पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, और परफ्यूम्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, एंटी फ्रीज सब्सटेंस के तौर पर भी ये अल्कोहल इस्तेमाल होता है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, अप्लाइड साइड से, इनको हम फिर कभी बात करेंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ कि ये प्रोसेस किस तरह प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले बात, कॉमन बात हमने कहा कि ये रहा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया 2 पायरोवेट्स में, ठीक है, पायरोविक एसिड में। कितने एंजाइम्स चाहिए इसके लिए? तकरीबन 10 एंजाइम्स चाहिए, 10 स्टेप्स थे। इसको हमने क्या कहा था? ग्लाइकोलाइसिस। अब हम ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट की तरफ आ गए, जो कि 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो पायरोवेट में हमारे पास फार्मूला बनेगा C3H4O3, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल यूं समझ लें कि फार्मूला की तरफ जाए तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, फर्स्ट पर 3 हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज, तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि CH3 डॉट, अब इसके साथ हम मिला लेते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके, तो ये बन गया CO डॉट, और लास्ट में हम इसके पास ये ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी मौजूद है, तो हम इसको COOH बना लेंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद है इसमें, मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है, और सेंट्रल कार्बन पर एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी पायरोवेट की। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो पायरोवेट हैं वो प्रोसेस में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये पायरोवेट मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट होंगे किस चीज में? इनमें रिएक्शन होगा। कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है? ये यूं समझ लें कि डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम है, डी कार्बोऑक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये इस प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। तो पायरोवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, सो हियर इज एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, प्लस उसके साथ क्या होगा? उसके साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर पे चले जाएं तो यूं समझ लें कि इस CO को निकाल देते हैं और एक ऑक्सीजन यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये CO2 निकल गया, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन निकल गए। बाकी क्या बच गया हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के मामले में? ये कार्बन जिस पर 3 हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे, 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन निकल गया, बाकी बच गया हमारे पास CO एंड H ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम फार्मूला में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन गया हमारे पास? जो पहले यूं समझ लें कि हमारे पास C3H4O3 कंपाउंड था, दिस टर्न्स इनटू C2, 2 कार्बन हमारे पास मौजूद है, और हाइड्रोजन अगर हम काउंट करेंगे तो वही रहे 4, हाइड्रोजन के नंबर पर कोई असर नहीं आता, अलबत्ता एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन कम हो गए, तो हमारे पास ये बच गया, दिस इज O, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया है? ये बन गया है एसिटाल्डिहाइड, लेकिन एसिटाल्डिहाइड स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये फर्दर चेंज होगी। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड को हम ले जाएंगे इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन में। तो अब हम लेते हैं, ये रहा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हमने कहा था C2H4 and O। अच्छा, अब रिएक्शन के लिए एंजाइम के बजाय हम यहाँ पर NADPH का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एसिटाल्डिहाइड हैं, तो यहाँ पर हमें 2 NADPH इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो 2 NADH+H, ठीक है। इसको अगर हम NADH2 लिख देंगे तो सेम बात है, अगर NADH+H लिख देंगे तो सेम बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कार्बन वही रहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन अगर हम इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल के इसको दे देते हैं, यानी कि इसको हम रिड्यूस करेंगे, यानी एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो हमारे पास जो नई चीज बनेगी वो क्या है? वो है इथाइल अल्कोहल। ये रहा हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही निकाल चुके थे। अब हमारे पास ये क्या बच गया? तो 2 कार्बन पहले से थे, तो ये बन गया C2 and H6 and O,
ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर में जाते हैं तो ये कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इस पर ले आते हैं तो सेम हमारे पास 3 हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन वाला मामला रहेगा। सो C3 बन गए और इस पर दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद हैं। एंड लास्ट में अगर हम इसको लेते हैं तो ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 2 ये रहे 2 कार्बन, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गए, 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से ले लिए हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ऑक्सीजन बेचारा एक ही है। तो इस तरह मेजर स्टेप्स 2 हुए। पहले क्या था कि पायरोवेट को हमने कन्वर्ट किया एसिड अल्डिहाइड में और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है फर्स्ट स्टेप में। तो ये समझ लें कि ये कार्बन की इमिशन का प्रोसेस हो गया। सेकंड स्टेप में एसिड अल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया इथाइल अल्कोहल में और इसी इथाइल अल्कोहल की बात हम करके आए थे कि यीस्ट और बैक्टीरिया के थ्रू प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मल्टीपल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं और इनके लिए ये इज अ बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब हम आते हैं लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन के प्रोसेस पर। तो इसको हम यहाँ से उड़ा लेते हैं। तो पहले वाले हद तक तो मामला सेम रहेगा, दूसरे स्टेप में यहाँ पर तब्दीली आएगी। तो यहाँ पर हमने जो बात किया कि जो प्रोसेस है फर्स्ट के दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल टर्न्स इनटू पायरोवेट बाय 10 सक्सेसिव रिएक्शंस एंड 10 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, द सेम फिनोमेनन। अब हम क्या करते हैं कि इन 2 पायरोवेट्स को लेते हैं। तो हियर आर पायरोवेट्स। अब हमने पायरोवेट्स को लिया तो उसके रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मौजूद है लैक्टिक एसिड। तो हेयर इज लैक्टिक एसिड। यहाँ पर कोई कार्बन के रिलीजिंग का मामला नहीं है। तो यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दिस इज लेक्टा टी डिहाइड्रोजिनेज, लेक्टा टी डिहाइड्रोजिनेज। लेक्टा टी डिहाइड्रोजिनेज हमारे पास एंजाइम है। अगर हम इसको यहाँ से ले लेते हैं तो अगेन वी हैव एन एंजाइम लेक्टा टी डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पायरोवेट को किस चीज़ में हमने कन्वर्ट किया, पायरोवेट की इक्वेशन हम पहले ही लिख कर आए हैं इसका फार्मूला। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में। अच्छा, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल NADPH के इस्तेमाल होंगे, NADH प्लस H, 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला है हमारा C3H4O3। तो यहाँ पर हम H को 6 कर देंगे। तो ये समझ लें कि 2 हाइड्रोजन इसमें हमने ऐड किए। तो अगेन दिस इज C3H6O3 एंड दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, हमारे मसल्स में होती है और सर्टेन बैक्टीरिया में होती है। अगेन हमने बात की कि दही के अंदर यानी कि जो मिल्क की कर्डलिंग का प्रोसेस है वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जिस वजह से हम इन बैक्टीरिया को भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम बोलते हैं। तो इन बैक्टीरिया की वजह से प्रोसीड होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एंजाइम इन्वॉल्व है और NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो 2 पायरोवेट्स लेंगे तो हमारे पास 2 NADPH इस्तेमाल होंगे और इनके 2 हाइड्रोजन रिड्यूस करेंगे पायरोवेट को इनटू द लैक्टिक एसिड। सो वापस आते हैं। तो हमने बात की कि फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस कि अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो बगैर ऑक्सीजन के जो ग्लूकोज की यूं समझ ले ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, यूं समझ ले पायरोवेट के कन्वर्जन का प्रोसेस है, ताकि किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सके और ATP की प्रोडक्शन भी दे सके। और इस पूरे प्रोसेस में ATP के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADPH 2 पैदा होते हैं। तो यहाँ पर सवाल आया कि ये जो हम 2 NADPH इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़िया कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमने कहा था कि 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ साथ 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमने कितने ATP प्रोड्यूस किए, कोई ATP प्रोड्यूस नहीं किया। अलबत्ता हमने 2 ATP कंज्यूम कर ली। तो ओवरऑल क्या मिला, ओवरऑल ये मिला कि ग्लाइकोलाइसिस के जो 2 ATP थे यही इसकी प्रोडक्शन है।
यानी अलहदा से कोई एटीपी नहीं बन रहा, सिर्फ 2 एटीपी जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में मिले थे। इवन वहां पर जो 2 NADPH मिले थे वो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो फर्दर प्रोसीड करते, वरना नहीं करते तो वो खुद ही इसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो NADP के जितने भी मॉलिक्यूल बने वो इस्तेमाल हो गए। बाकी रहा क्या, ATP। तो नेट प्रोडक्शन इस पूरे प्रोसेस की सिर्फ 2 ATP है। तो इस तरह जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो दैट इज एन अल्टरनेट मेथड, और यही सबसे प्रिमिटिव और पुराना मेथड है फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने का। थैंक यू। नेक्स्ट में हम मूव करते हैं अब यूसुफ मलिक के क्रेब साइकिल पर। तो लेट्स मूव टू द क्रेब साइकिल।